जिंदगी चंदन को कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। आज सुनिए कोबर की सर्द का आगे का हिस्सा। जनेरा की बालें पकने लगीं तो रात में सियार और बंदर खेत पर अधिक चोट मारने लगे। रात में अब सोने को कम मिलता और गुरवाई में जागना अधिक पड़ता था। चंदन ने बाला को मचान पर रोज रोज आने से मना किया। आखिर ऐसे कब तक चलेगा रे? जब तक चलता है चलने दो चंदन, लेकिन कुछ तो लोक लाज तुम अपनी देखो चंदन। अपनी चिंता मुझको है। मैं तो जब तक खेत नहीं कटता मचान पर आऊंगा ही, लेकिन तुझे तो अपने महतारी बाप का डर। बाला मुंह मिचकाकर बोली, ये मेरा बाप नहीं है चंदन, और न इसको अपनी महतारी ही मानती हूँ। क्या? हाँ, इसी आदमी की खातिर इस औरत ने मेरे बाप को जहर दे दिया था। इसकी कोख से जन्म लिया तो बाप के बाद मैं बेसहारा जाती कहाँ। बहुत नहीं 7-8 साल की बात है। फिर ऐसे लोगों से मैं डरूं? जो मेरे मन को भाता है चाहे जैसे हो पा लेती हूँ। दुनिया में कौन किसका होता है, सबको अपने अपने भाग के हिसाब से नाचना पड़ता है। आज 3 साल से तुमको देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो गुंजा के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आखिर क्या मिला तुमको चंदन? जिसकी चीज थी उसके पास गई और तुम टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए। जरूरत से अधिक मुंह बंद रखने से यही होता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? चंदन ने पूछा। जब तक चलता है चलेगा। जब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा बलिहार में रहूंगी। ब्याह कर लेंगे तो मैं भी किसी का हाथ पकड़कर कहीं बस जाऊंगी। माई तो इसी साल के लिए कहती थी, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक मैं हाँ ना करूं कहीं बात मत देना। चक्कर तो अच्छे अच्छे नटुए के बेटे मारते हैं चंदन, लेकिन पहले जन्म का इतना लगाव तुम्हारे साथ था तो बाला कहाँ जाती। चाह कर भी चंदन बाला से मिलना जुलना रोक न पाया। यद्यपि इस मिलने जुलने में दोनों बेहद सावधानी बरतते, किंतु बात ओमकार के कान तक पहुंच ही गई। 2-4 दिन तक ओमकार पतियाता रहा। उसके बाद बहुत सोच समझकर उसने गुंजा के आगे बात चलाई। गुंजा को कोई विशेष अचरज न हुआ और न उत्तर में वह ओमकार से कुछ बोली ही। तो ओमकार बोला, कुछ कहती नहीं हो? मेरे कहने न कहने से क्या होगा? घर के मालिक तुम हो, हानि लाभ तुम सोचो। जैसे तुम मर्द बच्चा हो वैसे ही वह भी है। देख सुन के सोचता हूँ कि अब की लगन में उसका ब्याह कर देना चाहिए। मुझसे पूछते हो जैसे मेरी कोई कुंवारी बहन बची है। ओमकार मुस्कुराते हुए बोला, होती भी तो बिना चंदन की राय के इस घर में न ले आते। उस समय बाहर से चंदन आ गया। ओमकार ने बात की दिशा बदल दी। गुंजा गेहूं फटकने में लग गई। चंदन के बैठते ही ओमकार ने पके हुए खेतों के कटवाने की बात छेड़ दी। पहले किधर के खेत कटेंगे चंदन? पक तो सभी गए हैं। पश्चिम की बारी वाले पर बानर सियार अधिक चोट मारते हैं। पहले वही कटवा दिया जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारी मर्जी की बात नहीं है चंदन। घर गृहस्थी नीम बाउर कुल खानदान की इज्जत के मालिक तुम हो। जो अच्छा समझो करो। जहाँ कोई बात समझ में ना आए हमसे पूछ लिया करो। किसी चीज़ की कमी पड़े बता दिया करो। बाहर तुम, भीतर तुम्हारी भौजाई। मैं तो बस कहने भर को हूँ। 2-4 मिनट चुप लगाकर ओमकार फिर कहने लगा, एक बात पूछनी थी। हमसे? चंदन कुछ अचरज से बोला। हाँ, कई जगह से लोग बात चला रहे हैं। अगर कहो तो किसी अच्छे घराने से बातचीत करूं और फिर तुम्हारी ही राय से अगले लगन में तुम्हारा ब्याह हो जाए। अपना ब्याह किया था तो हमसे पूछा ही था। हमारे ब्याह के लिए भी हम ही से पूछोगे? ब्याह तो तुम्हारा होना ही है। पसंद नापसंद तुम्हारी होनी चाहिए, ओमकार ने कहा। अब मेरी पसंद या नापसंद की बात नहीं रही भैया। जहाँ ले चलोगे चला जाऊंगा। ब्याह तो करना ही है। बिना ब्याह के कब तक चलेगा? कहकर चंदन ओमकार की ओर देखने लगा। गुंजा ने फटकना बंद कर दिया था। चंदन की चितवन का सामना ओमकार न कर सका। ओमकार बातचीत के सिलसिले में बाला के संबंधों की ओर इशारा करना चाहता था, किंतु छोटे भाई की करुणा के आगे वह स्वयं ही चित्त हो गया। जो कुछ हमसे हुआ चंदन, ओमकार कहने लगा, अनजाने में हुआ। यह भी मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन क्या करूं, जो हो गया सो हो गया। मन में उसी एक बात का दुख लिए रहोगे तो आगे के दिन कैसे कटेंगे? तुम दोनों मुझसे छोटे हो, लेकिन पीछे का भूल बिसार के यदि खुश मन से नहीं रहोगे तो मेरे मन की कसक कभी दूर न होगी। अब भी तुम ही हो, मेरे बाद भी तुम्हें ही संभालना है। लेकिन हमारे
या तुम्हारे कारण वंश की प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठावे, या न तुम सहोगे न मैं सहूँगा। मर्यादा बड़ी कठिनाई से मिलती है, चाहते देर नहीं लगती। और ओमकार ने उठते हुए कहा, भौजाई से भी बात कर लो, उनकी आंख में कोई लड़की हो तो आपस में राय बात कर लो। गुंजा को जैसे आग छू गई। बलिहार के लोग डाकू होते हैं, डाकू। गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, गाजे बाजे के साथ गए थे भौजी, चोरी से नहीं गए थे। चंदन हंसने लगा। ओमकार भी उसी रौ में बाहर निकल गया। ओमकार के निकलने के बाद घर का वातावरण और भी सरल हो गया। गेहूं फटकना बंद कर गुंजा उसकी मिट्टी बिनने लगी। बोने के लिए बीज बना रही थी, इसलिए अधिकतर आंखें आगे धरती पर फैली हुई गेहूं की राशि पर गड़ाए रखनी पड़ती थी। आंगन में बिछी हुई ईंटें ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए हाथ से गेहूं को इधर उधर करने में सावधानी रखनी पड़ती थी। आगे के गल्ले में से दोनों हाथे से गेहूं अपने पास खींचती हुई गुंजा बोली, तो आजकल किधर के खेत में सोते हो? आज तक कभी गुंजा ने उस ढंग से प्रश्न नहीं किया था। इससे चंदर थोड़ा सा सावधान हुआ और सतर्क हो शरारत भरी आंखों से गुंजा की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा? गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, आजकल किस खेत में सोते हो? अपने राम के लिए कहीं पलंग सेज तो है नहीं, जहां मन किया वहीं ढरक गए। तो क्यों नहीं पलंग सेज का इंतजाम करते? इंतजाम तो हो गया है भौजाई, लेकिन सेज तो सूली पर लगी है। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। ऐसी सेज की जल्दी क्या थी? जल्दी तो मैं जानता हूँ, कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। जादू में इतना तेज था कि देवर बरसाती नदी नाले में डुबकी लगाने लगे। कौन कहे कि देवर के लिए आसपास गंगा जल बह रही है? चंदन व्यंग से बोला, वैसे गंगा जी में खड़े हुए की प्यास अगर नदी नाले के जल से ही बुझे तो क्या करे, कोई प्यासा ही मर जाए। गेहूं बिनते हुए गुंजा के हाथ एकाएक रुक गए। वह अजीब सी चितवन से चंदन को देखने लगी। उत्तर में चंदन वैसे ही देखता रहा। अगल बगल के वातावरण में अनजाने ही जैसे कुछ भरता जा रहा था। किंतु हमने सोचा था चंदन, गुंजा सामने की बड़ेड़ी की ओर देखती हुई बोली, देह तो अपने काबू में न रही, लेकिन मन तो। जिसकी देह चली जाती है उसका मन भी चला जाता है गुंजा। सब कहने की बातें हैं। जिस देह के कारण भाई भाई पर संदेह करे, उस देह के पीछे मन को बांधे रखने से बाघ वन की रक्षा कैसे होगी? जैसे तपते हुए लाल छड़ से कोई दाग दे। गुंजा तिलमिला उठी। क्या कहा? एक ही रास्ता रह गया था गुंजा, या तो मैं घर छोड़ के चला जाता, सो तुम्हें छोड़कर जाना मेरे बस की बात न थी, और नहीं यहाँ रहना था तो भैया के मन का संदेह मिटाने के लिए पश्चिम की बारी वाली मचान पे लगातार कुछ दिन तक रात में खेत अगोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं चाहता था कि भैया इससे जान जाए, कम से कम तुम पर तो किसी प्रकार उनके मन में मैल ना आवे। मेरे आगे कोई दूसरा उपाय ही नहीं रह गया था गुंजा। चंदन, गुंजा भीतर ही भीतर तिलमिला गई। कौन जाने, चंदन आहत हो बोला, आगे कभी और क्या क्या भोगना है, लेकिन तुम्हारा मुंह देखता हूँ तो मुंह से निकलने वाली बात को कोई हाथ रख के बंद कर देता है। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम्हारा ब्याह किसी और गांव में हो गया होता तो क्या होता। हारे थके याद आती है तो मन में फिर भी संतोष होता है कि भौजाई ही बन के सही इसी घर में आंखों के सामने तो हो। चुप लगाकर चंदन ने सामने से दृष्टि हटाकर गुंजा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंख की धारा बह रही है। आंसू गालों से ढरक कर आगे के आंचल पर टप टप गिरते जा रहे हैं, और गेहूं की बिखरी राशि में आंखें गड़ाए क्षितिज में वह कहीं दूर देख रही है। और तुम क्या चाहती हो कि मेरा ब्याह तुम्हारे गांव की सखी सरला से हो जाए? चंदन उस टूटी रौ में कहने लगा, हमारी तुम्हारी बातें उससे छिपी नहीं है। कल को वह तुम्हारी देवरानी बन के आएगी, 2 दिन बाद घर की मालकिन बनना चाहेगी, खटपट होगी, बाट बखेर का सवाल उठेगा, इस आंगन में बंटवारे की दीवार खींचेगी। तब न तुम रोक पाओगी न मैं। फिर क्या होगा? तो मेरे कारण ब्याह नहीं करोगे? ब्याह नहीं करूंगा तो इस घर में इस तरह कब तक रह पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं। जवार में बहुत सी लड़कियां, किसी भी गांव में मेरा ब्याह हो सकता है। गुंजा वैसे ही बड़ेड़ी की ओर ताकने लगी। चुप लगा चंदन गुंजा से कुछ सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। 2-3 मिनट तक कोई भी नहीं बोला तो चंदन ने स्वयं ही मौन तोड़ा। कुछ बोलो। क्या बोलूं चंदन, मैं किस लायक हूँ जो बोलूं? ब्याह हुआ था तो यही सोच के मन को संतोष दिया था, किसी मनचाही लड़की को तुम्हें सौंप दूंगी, देख रेख खुद करूंगी। लेकिन जब से बाला वाली बात सुनी है तो मन में कुछ खौलने सा लगा है। लगता है मेरी धरोहर कोई लेके भाग रहा है। चंदन, न जाने कैसा लगता है। अब अंदाजा लगाओ गुंजा कि तुम्हारा ब्याह जब भैया से हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा। तब से आज तक मैं कैसे रहता आया हूँ,
और आज थोड़ी भूख प्यास लगी तो। नहीं नहीं चंदन, बाला से बोलने को मैं मना नहीं करती। मुर्दे की देह पर दो मन न चार मन, यह अपने स्वार्थ की बात है। बहुत हुआ, मेरे कारण अधिक दुख न भोगो। उपदेश देना सबको आता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो सब कुछ अपने पे आ पड़ता है। क्या आ पड़ता है? यही कि सब आखिरी में मेरे कारण ही तो हुआ या हो रहा है। हमारे या तुम्हारे मन के ताप को कोई न देखेगा चंदन, लेकिन बाला से बोलने बतियाने पे सभी उंगली उठा देंगे। कुल की लाज मर्द औरत दोनों के रखे ही रहती है। यही सोचती हूँ तो मन को बोध नहीं होता। तो ठीक है, तुम्हारे मन को जिससे बोध हो आज से चंदन वही करेगा, लेकिन एकाएक नहीं गुंजा, धीरे धीरे। अब सांझ हो गई, जाता हूँ, द्वार पे बहुत काम है, भैया हूँ न हूँ, कहता हुआ चंदन बाहर निकल गया। जनेरा की कटाई खत्म हो गई। जोनहरी और अरहर खेतों में ही पकने के लिए छोड़ दी गई। जिन खेतों में केवल जनेरा था उन्हें जोत दिया गया, खूंटियां उखाड़कर खेत में हल बनने को छोड़ दिया गया। कुछ दिन ठहरकर दूसरी जोत और ऊपर से हो हिंगाई। ढेलों के फूट जाने से खेत की माटी चिकनी और मुलायम हो गई। कतकी के लिए खेत तैयार होने लगे। कछार का पानी सोना में उतर गया था। किनारे की धरती सूख कर कुटकुर हो गई थी, जिस पर किनारे किनारे ही चिकनी पगडंडी निकल गई। पैदल आने जाने की राह एकदम खुल गई। पश्चिम की बारी चंदन के छोटे बड़े 7 खेत पड़ते थे। ओमकार की राय न थी कि इसमें जनेरा बोया जाए, क्योंकि यदि बाढ़ आई तो सारी फसल बह जाती है। फिर खेतों में डाले गए बीज भी डाढ़ पड़ते हैं। किंतु चंदन ने अपनी राय में सब में जनोरा बो दिया। इस वर्ष बाढ़ न आई। जनेरा की दोहरी तिहरी बालों से खेत लद गए। ऊपर गांव इस वर्ष चंदन के घर जनेरा आया। खेतों में ठहरा के बोझ बांध बांध कर खड़े कर दिए गए थे। चंदन दूसरे खेतों की जुताई में लगा था। बाढ़ में बहकर आई हुई गंगा जी की चिकनी मिट्टी खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती थी। बाढ़ के आने से लोगों को भदई की फसल तो मिल जाती थी, लेकिन रबी के लिए खेतों में जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी। हाल बनाने के लिए एक एक खेत को 2-2 3-3 बार जोतना और हिंगना पड़ता था। कभी कभी खेतों में दीमक भी लगने लगती थी, इसलिए लोगों को और भी सतर्क रहना पड़ता था। फुर्सत पा चंदन पश्चिम की बारी के खेतों में रखे हुए सूखे ठड़ाह के बोझ देखने आया तो देखा कि करीब करीब हर बोझ में नीचे से दीमक लग रही है। 2 महीने की माल गोरुओं की खुराक दीमक बर्बाद कर रही थी। लगभग 150 बोझे यदि न हटाए गए तो देखते ही देखते पूरी तरह दीमक छाप लेगी। सांझ हो चली थी। चंदन बोझा ढोवाने के लिए गांव में आदमी ढूंढने निकला। गांव के सारे बनिहार खेतों की जुताई में लगे थे। चंदन ने ओमकार से कहा। ओमकार चंदन को लेकर स्वयं ही खेत से बोझा ले आने चला। पश्चिम की बारी आया तो बाला का बाप पचीसा अपनी पलानी के आगे बैठकर जनेरा का टटका लावा खा रहा था। आगे आगे ओमकार, पीछे पीछे चंदन, दोनों सिरों पर गमछा का फेटा। कहाँ चले राम लक्ष्मण? बैठे बैठे पचीसा ने पूछा। जहाँ जाते हैं वहाँ चलोगे? चंदन ने भाई के पहले ही उत्तर दिया। पचीसा को कब पूछे हो जो उसने इनकार किया है? ऐसी बात क्यों कहते हो चंदन? तो चलो खेत में, जनेरा के बोझों में दीमक लग रही है। भैया की देह में पीड़ा है। गांव में बनिहार मिले नहीं और खेत के सारे बोझ को द्वार तक आज लटिया देना है। बस चलो, अंगोछे में गांठ बांधते हुए पचीसा बोला। चंदन की बोली सुनकर बाला और उसकी माँ पलानी से बाहर निकल आई थी। सुनती है रे? पचीसा ने अपनी मेहरारू की ओर देखकर कहा। चल। और ओमकार के देखते देखते पचीसा, बाला और उसकी महतारी तीनों पास आकर बोले चलो। आगे ओमकार, पीछे चंदन, पचीसा, बाला और उसकी महतारी। खेतों में पहुंचकर चंदन ने ओमकार से कहा कि वह बोझ उठवाता जाए, ढुवाई बाकी लोग करेंगे। सूरज डूब चुका था। 2:30 घड़ी रात जाते जाते खेत में 10-15 बोझे रह गए। इस फेर से जब सबके संग चंदन लौटा तो बोला, पचीसा क्या है? पसंद करके अपनी मजूरी के बोझे छांट लो। जल्दी क्या है बबुआ? 5 इसी में से ले लूंगा। बस 5 हमारी ओर से भी। चंदन 10 बोझे पचीसा के लिए छोड़ देना। अब मैं चलता हूँ, ओमकार बोला। इतना खुश हो ओमकार बबुआ? कहो तो एक अरज करूं। अरज? मैं किस अरज के लायक हूँ पचीसा? ओमकार बोझा उठाते हुए रुक गया। यही का कोई खेत पोतऊ कर देते तो मेरी गुजर हो जाती। लगान जो कहोगे दे दूंगा, चाहे लगान पर दो या आधिया पर। ओमकार पचीसा की बात सुनकर चुप लगा गया। ऐसी बात की आशा उसने पचीसा से न की थी। पचीसा फिर कहने लगा, दोनों भाई यही हैं, पचीसा की बात रख लो। क्यों चंदन, क्या राय है? ओमकार ने पूछा। राय क्या, घर के मालिक तुम हो, हमसे क्या पूछते हो? बोझा उठा दो, हमें चलने दो, जो मन में आए तय तड़ाप करते रहना।
चंदन के सिर पर ओमकार ने बोझा उठा दिया। चंदन जाने लगा तो ओमकार बोला, एक खेत तुझको दूंगा पचीसा, पर कौन खेत दिया जाएगा या चंदन बताएगा, क्योंकि खेतों का मालिक वही है, उसके राज में मैं दखल नहीं देता। बस बस इतना काफ़ी है, तुमने हाँ कर दिया तो मुझे इतना ही चाहिए। चंदन जो खेत देंगे ले लूँगा, पचीसा ने बाला के सिर पर बोझ उठाते हुए कहा। बाला के साथ जब उसकी माँ भी कुछ आगे निकल गई तो ओमकार बोला, और बाला का ब्याह क्यों नहीं करते? क्या करूँ ओमकार भैया, मैं तो बड़े फेरे में पड़ गया हूँ। दूसरे मर्द की बेटी है, मेरी एक नहीं मानती, कहती है कि दूसरे गाँव नहीं जाऊँगी। ब्याह ऐसे से करो जो मेरी पसंद का हो और इसी गाँव में आकर बसे। लड़की ऐसी है कि अच्छे अच्छे नेटुए के बेटे ललचाए हैं, लेकिन इस गांव में वे बसने को तैयार नहीं है, और दो एक जो तैयार है इसे पसंद नहीं है, इसके लायक है भी नहीं। सोचा कि अगर कोई इसके मन लायक यहाँ बसने को तैयार हुआ तो यहाँ पेट कैसे भरेगा। इसी से सोचता हूँ कि अब खेती का सिलसिला लगा दूँ। सुनो, बाला को अब किसी तरह ब्याह ही दो, खर्चे वर्चे की घटती बढ़ती मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इसकी यहाँ से विदाई कर दो। पचीसा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस कारण तुम ऐसा कह रहे हो ओमकार भैया, वह मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं चुप लगा गया कि बड़े घर की बात है, हो हल्ला करने से दोनों की बदनामी होती है। चंदन बबुआ की शादी हो जाएगी तो वह अपनी ही गृहस्थी में सना जाएंगे, फिर अपने आप ही सब ठीक ठाक हो जाएगा। यह तो नई उम्र का मामला है, समय के साथ सब दब दबा जाता है। द्वार पर बोझा रख बाला, चंदन और बाला की महतारी पास पहुंच रहे थे। बात वहीं रोककर पचीसा बोला, तुम्हारी शरण में हूँ ओमकार बबुआ, जैसा कहोगे चलूंगा। चंदन पास आ गया तो ओमकार बोला, अच्छा मैं तो अब चलूं। चंदन, 10 बोझे पचीसा अपने लिए उठा ले जाएगा, बाकी ये लोग ढो ही लेंगे, बस 8-10 और हैं। चलो, बहुत बड़ा काम निपट गया। और जाते जाते बोला, जो मन करे वह खेत पचीसा को दे देना, कल से हल चलवाने को कह रहा था। ऐसी कौन सी साइत बीत रही है, कल द्वार पर पचीसा को बुला लो, ठिकाने से बैठकर लगान तय करके खेत दे देंगे। कोई लड़कों का खेलवाड़ है? चंदन ने कहा। पचीसा ठठाकर हंस पड़ा। बाला की महतारी बोली, बाप रे, ये तो भाई को बुद्धि सिखाते हैं, देखने में ही छोटी उम्र के लगते हैं। ओमकार मुस्कुराकर बोला, इतना जो अनाज देखती हो बाला की महतारी, सब इसी चंदन के कारण है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं, घर की इज्जत आबरू सब इसी के कारण मिली है। मुझसे 5 जौ आगे है, घर का असली मालिकार तो यही है, इसकी इच्छा के आगे मैं नहीं बोलता। होगा वही जो ये चाहेगा, तो पचीसा कल सवेरे द्वार पे आ जाना। ओमकार चला गया। बाला की महतारी और पचीसा के सिर पे चंदन बोझे उठवाने लगा। चंदन ने बोझे गिने तो अभी 12 बचे थे। 4 फेरे की ढुआई। इतनी देर में बाला से चंदन एक बार भी नहीं बोला। बाला भीतर ही भीतर कस मसाकर रह जाती थी। महतारी बाप बोझे ढोते समय कभी आगे पीछे हो जाती तो बाला चंदन के पास सरक आती, बगल में चलने लगती, लेकिन चंदन कुछ न बोलता। बाला मौका ढूंढ रही थी। चंदन ने बाला की महतारी के सिर पर बोझा उठाया, फिर पचीसा के। दोनों बोझे लेकर बढ़े तो वह बाला के सिर पर उठवाने चला। बाला पहले से ही अपने सिर पर ले जाने के लिए बोझा झुककर आगे पीछे डगरा रही थी। चंदन ने बाला की मदद से बोझा सिर पर उठवाया। दोनों के हाथ छोड़ने से पहले ही बाला ने बोझे की कुल्हाड़ी धीरे से खींच दी। बोझा खुल गया। जनेरा का बोझ आधा चंदन आधा बाला के देह पे गिरकर खेत में फैल गया। यही बोझ बांधे हो? कि बाला का हाथ लगाते ही वह आ गया। मुस्कुराती हुई चंदन से बोली, तेरा बोझ मेरी मान का नहीं है, अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब कतराओगे तो प्राण दे दूंगी। बड़ी भारी बेवकूफ लड़की है। चंदन बिखरे बोझा को बटोरते हुए बोला, तनिक भी बदनामी से नहीं डरती। लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिसको देखना सुनना था देख सुन लिया। अब बदनामी फदनामी से बाला नहीं डरती। ब्याह करके जब मेहरारू घर में ले आओगे, अपने हाथों उनकी बाह पर गोदना गोद लूंगी तो मन को संतोष हो जाएगा, फिर तुमसे नहीं बोलूंगी चंदन, लेकिन तब तक दुख मत दो, मुझसे सहा नहीं जाएगा। गोरे मुंह पे पड़ती हुई चांदनी में बाला की सुगठित देह और बड़ी बड़ी आंखें। चंदन देखता ही रह गया। चंदन ने बोझा उठवाया। बाएं हाथ से सिर पर बोझ साथ दाहिने हाथ से आगे को फुफ्ती पकड़ा। बाला दुल्की चाल से चंदन के द्वार की ओर चली। चंदन ताकता रह गया। आंखों की ओट हो गई तो उसने एक बंधे हुए बोझ पर बैठकर सूनेपन को भेदने वाली झिंगुरों की आवाज पे कान लगाकर न जाने कहाँ पहुंच गया। पचीसा अपनी औरत के साथ पलटा तो चंदन ने कहा, अब कहो द्वार पे चलूं पचीसा? एक फेरे की बात और है, आपस में उठवा के पहुंचा देना। हाँ हाँ जाओ, अब तो बोझे लगभग चुक गए। चंदन द्वार पे पहुंचा तो ओमकार घर से खाना खाकर बहुत पहले ही लौट आया था। सामने के पकवा इनार पे सांझ को नहाने वाली की भीड़ छट गई थी। बैल खा पीकर चरण से हटकर परती में बैठ गए थे, पागुड़ कर रहे थे। लगभग 2:30 घड़ी रात बीत चुकी थी। ओमकार चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठा हुआ था।
नहाना मत चंदन, सर्द गम हो जाएगा, ओमकार ने कहा। सारी देह चुनचुना रही है, बिना नहाए कैसे नींद आएगी। थोड़ा सुस्ता लो। तुम्हारी राह देखते देखते बिना खाए ही रामू सो गया है। लगभग आधे घंटे बाद नहा धोकर चंदन घर पहुंचा तो देखा चूल्हे से थोड़ा सा हटकर दीवार से पीठ टेके प्रतीक्षा में गुंजा बैठी है। बड़ी देर कर दी। हाँ, आज बोझे ढुआ ही देने थे, सोचा निपटा के ही चलूं। सुना बाला का परिवार जुटा था, देवरानी से क्या बातचीत हुई? गुंजा हंसने लगी। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा, बिना कुछ बोले क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा तो चूल्हे के पास बैठती हुई गुंजा ने बगल में चंदन को बैठने के लिए पीढ़ा सरका दिया। बैठो। और चूल्हे में लकड़ी डाल उसे फूंक मारकर सुलगाने लगी। आग जब लहक गई तो तवा रखती हुई बोली, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? चंदन की जिंदगी में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है। गुंजा, भूख लगी है, रोटी दो। गुंजा रोटी सेकने लगी, चंदन चुपचाप खाने लगा। घर के खाने भर को रख लेने के बाद चंदन ने 500 रुपये का जनेरा बेचा। रामगढ़ के 3 बनिए आए, तौल कर ले गए। जिस दिन अनाज बिका उसी दिन ओमकार किसी मुकदमे की तारीख में बलिया गया था। 500 रुपये जब चंदन ने गुंजा के हाथ में रखे तो बोली, यह क्या? जनेरा बिका है तो मैं क्या करूं? अपने पास रख लो। नहीं नहीं, भैया आवे तो उन्हीं को दे देना। वैसे तुम्ही क्यों नहीं रखते? हमारे पास मेहरारू लड़के कहाँ हैं जिनके लिए रुपया रखूं? रुपया, पैसा, माया और साधु संत को माया से दूर रहना चाहिए। चंदन चुप लगाकर मुस्कुराती चितवन से गुंजा को ताकने लगा। गुंजा के चेहरे में कृत्रिम तनाव आ गया। 100 चूहे खाए के बिलार बनी भागतिन। वाह रे साधु संत। हंसते हुए चंदन ने गुंजा का आंचल पकड़कर फैलाया और रुपयों की गड्डी उसमें डालकर बोला, यह चंदन की कमाई है। जब तक कोई बांटने वाली नहीं आती तब तक इस पर तुम्हारा हक है। और आंचल का एक छोर मुड़कर गुंजा का हाथ खींच उसे थमाते हुए बोला, ये मत कहना कि चंदन ने तुमको कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो दिया सो लिया। अभी क्या? जब तक जीऊंगी चंदन तुमसे लेती ही रहूंगी। अब हमारी तरफ से इन रुपयों को ले लो और ददरी के मेले में से एक भैंस खरीद लाओ, बढ़िया जमुना पारी। गाय तो घर में है ही, दूध पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। गाय का दूध रामू के लिए रहेगा, बाकी लोग भैंस का पियेंगे। घी तो खरीदना पड़ता है। भैंस आएगी तो घर में घी, दूध, दही सभी का सुख हो जाएगा। लेकिन भैया ही तो कह रहे थे, उन्होंने ही कह दिया था कि चंदन से पूछ के तय कर लेना। बलिया से लौटते हैं तो संग में चले जाओ और मनपसंद दुधारू जमुना पारी ले आओ। चंदन कुछ देर तक सोचता रहा। इसमें सोचने की बात नहीं है, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। कभी कभी ही? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही कभी कभी का ढंग तुमको पहले क्यों नहीं आया? कतकी की बुआई में चंदन तन मन की सुध भूल गया। बाहर चंदन, भीतर गुंजा और बीच में ओमकार, दोनों को संभालने वाला। गेहूं, जौ, चना, मटर, उड़द इत्यादि के बीज बनाने के लिए सूप चलाने के कारण रोज सांझ को गुंजा की बाह फटने लगती। सुबह शाम रसोई, तनहा देह, गुंजा तड़फड़ा कर रह गई। चंदन ने पचीसा को उसका मनचाहा खेत क्या दे दिया। पचीसा पालतू कुत्ता बन गया। ओमकार ने कुछ रुपए दे उसे बैल खरीदवा दिए। चंदन के पास 20 बीघे खेत थे। पहले वह 10 बीघे जोतता था, 5-7 बीघे लगान पर बंदोबस्त करके बाकी खेत प्रत्येक वर्ष हाल बनाने के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था। इस साल पचीसा का सहारा मिला तो लगान पर बंदोबस्त होने वाले खेत भी ओमकार की राय से चंदन ने बुआ दिए। पचीसा एक पैर पर खड़ा रहने लगा तो चंदन ने 2 बीघे खेत और उसे अधिया पर दे दिए। बुआई समाप्त हुई तो लगा बेटी की बारात विदा हो गई। घर के लोग, चंदन, ओमकार, गुंजा जोड़ जोड़ से जुड़ गए, अंग अंग से छितरा गए, थक्कर चकनाचूर। बैलों की गर्दनों पर रोज सांझ को हरवाही से लौटने के बाद पीसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छाप दिया जाता, तो भी सूजन दबने में 15 दिन लग गए। बुआई के बाद भी चंदन, ओमकार बैलों की गर्दन गर्म पानी से धोकर उस पर पीसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छापते रहे। भृगु क्षेत्र में दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ होकर 15 दिन तक लगने वाले मेले की प्रतीक्षा ज्वार कर रहा था। बुआई प्रायः समाप्त हो गई थी। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे कि अगर यह नक्षत्र बरस गया तो बुआई हो जाए, क्योंकि इसके बरसने के बाद बुआई करने पर खेती में कुछ अनाज अधिक उपजता था। चंदन के घर तैयारी हो रही थी मेले से भैंस खरीदने।
पूर्णिमा के दिन ओमकार ने पचीसा को साथ चलने को पहले से ही कह रखा था। पचीसा पुराना नेटुआ था, भैंसों की अच्छी पहचान करता था। चतुर्दशी की सांझ को ही ओमकार, पचीसा और चंदन रेलगाड़ी से बलिया चले गए। 15 दिन तक टिकने वाले मेले की भीड़ अपार थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। हाथी को छोड़कर सभी जानवर इस मेले में बिकते हैं। लकड़ी के सामान, चौखट, दरवाजे, कपड़े, जूते, लोहे के बक्स इत्यादि की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं। गंगा के तट पे लगने वाले इस मेले में 15-15 कोस से औरतें मर्द उमड़ते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा में स्नान, दिन भर मेले की घुमाई और खरीदारी, फिर रात को या दूसरे दिन घर की वापसी। पहले 4-5 दिन जानवरों की खरीद बिक्री में बड़ी भीड़ रहती है। सवेरे गंगा जी में नहा धोकर चंदन, ओमकार और पचीसा ने तय किया कि पहले भैंस खरीद दी जाएगी। लोग भैंसों के बाजार में घुसे। एक से एक बढ़िया नस्ल की भैंसें, गोल मुड़े हुए सींगों में तेल पुता हुआ, गर्दन में कौड़ियों की माला और घंटियां टुनटुनाती हुई 5-7 लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। हर भैंस के आगे अपनी मोटरी गठरी के साथ बेचने वाले। आगे आगे पचीसा, पीछे पीछे ओमकार और चंदन भैंस पसंद करने लगे। कुछ देर बाद एक भैंस पसंद आई। पहले बियान की बातचीत के बाद पचीसा स्वयं दुहने बैठ गया। हल्के मुलायम हाथ पर ही भैंस थन से दूध फेंकने लगी। जैसे तैसे सौदा तय हुआ। पचीसा ने खुशी से हाथ हिलाया। ओमकार ने रुपए गिनकर पगहा पकड़ लिया। पचीसा पगड़ू के आगे ठेलने लगा। चंदन भैंस हाँकने लगा। लोग पैदल गांव की ओर बढ़े। दिन भर की राह थी।